नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। भारत में G20 के मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है, लेकिन एक खास तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आसमान में G20 के आयोजन की जश्न की तस्वीर है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं विंग कमांडर गजानन यादव की, जिन्होंने 10,000 फुट की ऊंचाई से स्काई डाइव किया है। उनके हाथ में G20 का एक झंडा भी है। विंग कमांडर गजानन यादव एयरफोर्स स्टेशन मड आइलैंड में तैनात है और स्काई डाइविंग में कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं और कुछ इस तरह से मेहमानों का स्वागत करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो G20 समिट की मेजबानी के लिए दिल्ली तैयार है और मेहमानों के आने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। इन खास मेहमानों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हैं, जो कल दिल्ली पहुंच रहे हैं। खास बात यह भी है कि राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन का ये पहला भारत दौरा होगा। तो G20 बैठक में आने वाले राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत का जिम्मा जो है वो राज्य मंत्रियों को सौंपा गया है। एयरपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे जनरल VK सिंह, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का स्वागत करेंगे अश्विनी चौबे और अमेरिकी राष्ट्रपति को विदाई देंगे राजीव चंद्रशेखर। और वहीं अगर ब्रिटिश प्रधानमंत्री की विदाई की बात होगी तो वहां पर कैलाश चौधरी को यह जिम्मा सौंपा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, अब बहुत ही कम वक्त है, मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू भी हो चुका है और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो पहुंच रहे हैं। किस तरह की तैयारी है और जिस तरह से राज्य मंत्रियों को जिम्मा सौंपा गया है, हम ये भी सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री ने भी हिदायत दी है मंत्रियों को कि क्या करें क्या ना करें। क्या कुछ जानकारी इस बारे में मिल रही है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि सभी राज्य मंत्रियों को, कई राज्य मंत्रियों को जिम्मा सौंपा गया है। जो भी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे या अपने अपने देशों के जो प्रतिनिधि आएंगे उनकी अगवानी करने की उनका जिम्मा उनको दिया गया है और विदाई के लिए भी राज्य मंत्रियों को काम सौंपा गया है। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात की, जिनकी अगवानी करेंगे जनरल VK सिंह, जो सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं और सिविल एविएशन में भी नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भी हैं। इसके अलावा उनकी जो विदाई है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति की विदाई का जिम्मा वो सौंपा गया है राजीव चंद्रशेखर को, जो IT राज्य मंत्री हैं और स्किल डेवलपमेंट में भी राज्य मंत्री का कार्यभार संभालते हैं। इसी तरह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे अश्विनी चौबे, जो बिहार से आते हैं और वन और पर्यावरण राज्य मंत्री हैं, वो उनकी अगवानी करेंगे। और उनकी जो विदाई का काम दिया गया है कैलाश चौधरी को, जो कृषि राज्य मंत्री हैं। तो इसी तरह से सभी राष्ट्राध्यक्षों को और अपने अपने देशों के प्रतिनिधियों की अगवानी और विदाई का जिम्मा सौंपा गया। कुछ देशों के जो प्रमुख राष्ट्र हैं उनकी किन कौन कौन अगवानी करेगा, उनकी एक सूची हमारे पास है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनकी अगवानी अनुप्रिया पटेल करेंगी, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो वाणिज्य राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा जर्मनी के चांसलर का स्वागत करेंगे भानु प्रताप सिंह वर्मा। इसके अलावा कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी अगवानी करेंगे राजीव चंद्रशेखर। चीन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं और उनका स्वागत भी जनरल VP सिंह को स्वागत का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं और ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं, इन दोनों राष्ट्रपतियों के स्वागत का जिम्मा नित्यानंद राय बिहार से एक बार फिर आते हैं और गृह राज्य मंत्री हैं, उनको इसका जिम्मा सौंपा गया। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, उनके स्वागत का जिम्मा सौंपा गया है दर्शना जरदोश, जो रेल राज्य मंत्री हैं, गुजरात से आती हैं। तो सब जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं और जो प्रतिनिधि आ रहे हैं उन सब की अगवानी और स्वागत का जिम्मा राज्य मंत्रियों को सौंपा गया है। और धीरे धीरे जो सूची है, जो नाम सामने आ रहे हैं उसको लेकर हम अपडेट करते रहेंगे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, कल ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को ये हिदायत दी थी कि ये जो आगे आने वाले 3 दिन हैं उसमें प्रमुखता जो मेहमान आ रहे हैं उनकी सुविधा देखना ये प्रमुखता है। VVI कल्चर के चक्कर में न फंसे मंत्री। और सबको हिदायत दी गई है कि जिनको भी ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो अपनी जिम्मेदारी से काम करें, समय से पहुंचे, पंक्चुअल रहें और G20 मोबाइल ऐप जरूर अपने फ़ोन में डाउनलोड करें, क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना था कि उसमें कई तरह की सुविधाएं हैं, ट्रांसलेशन की भी सुविधाएं हैं, ताकि अगर कोई मेहमान आता है उनको अंग्रेजी में या हिंदी में दिक्कत हो तो तुरंत वो ट्रांसलेट कर पाए। तो सारी हिदायतें दी गई हैं, तैयारी पूरी कर ली गई है और जैसा आपने कहा कि धीरे धीरे अब मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। तो अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारियां यहाँ पर सौंपी गई है मेहमानों की अगवानी करने के लिए, और इसके अलावा प्रधानमंत्री की तरफ से ये हिदायत भी दी गई है कि वीआईपी कल्चर से मंत्री दूर रहें। आगे बढ़ रहे हैं G20 समिट से पहले इस सम्मेलन के दुनिया भर पर असर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विचार साझा किए हैं। उन्हें ट्वीट के जरिए अपने विचार लिखते हुए लिखा है कि वसुधैव कुटुंबकम इन दो शब्दों में गहरा दार्शनिक विचार समाहित है। भारतीय संस्कृति के इन दो शब्दों का अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार, एक ऐसा परिवार जिसमें सीमा, भाषा और विचारधारा का कोई बंधन नहीं है। मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम एक धरती के रूप में साथ आ रहे हैं, विकास के लिए एक परिवार के रूप में एक दूसरे के सहयोगी बन रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि हम एक साथ समान और उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने कई बातें यहाँ पर लिखी हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि कोविड के बाद विश्व व्यवस्था पहले से काफी अलग हो चुकी है। जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण की जगह मानव केंद्रित दृष्टिकोण की जरूरत का एहसास अब पूरी दुनिया को हुआ है। G20 समिट को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दिल्ली तैयार है। इन सब में खास मेहमान जो होंगे वो अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे, और यहाँ पर यह भी माना जा रहा है चूंकि उनका ये पहला भारत का दौरा है, इसलिए वो इस सम्मेलन में शिरकत करने के साथ साथ प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। ये वार्ता माना जा रहा है कि कल होगी, और इस वार्ता में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सहयोग को और विस्तार दिया जाएगा। साथ ही कुछ अहम सौदों पर भी मुहर लग सकती है, और इन सब में सबसे अहम है भारत के अमेरिकी राष्ट्रपति का सुरक्षा घेरा। तो अब आपको बताते हैं कि जो बाइडेन जो हैं उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह से किले की तरह व्यवस्था की जाती है। हवाई सुरक्षा की अगर यहाँ पर बात की जाए तो हवा से लेकर जमीन तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। एयरफोर्स 1 विमान जो है उससे भारत आएंगे जो बाइडेन। इस विमान को मिनी पेंटागन के नाम से भी जाना जाता है। हर तरह के हमलों से बचाने में एयरफोर्स 1 विमान जो है वो सक्षम है, और इतना ही नहीं, किसी तरह की अगर तकनीकी खामी आती है, इस तरह की चीज़ों के मद्देनजर बैकअप प्लेन जो है वो भी साथ आता है। लेकिन ये जो बैकअप प्लेन होता है ये कहाँ रखा जाता है इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। सीक्रेट रखा जाता है, सीक्रेट जगह पर रखा जाता है इस बैकअप प्लेन को। सुरक्षा पर नज़र के लिए एक बाकायदा कंट्रोल रूम होता है जो मॉनिटरिंग कर रहा होता है कि कौन सा विमान कब कहाँ पहुँचा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये हमने हवाई सुरक्षा की बात की, अब अगर हम बात करें ज़मीनी सुरक्षा की तो वहाँ पर भी एक अलग तरह के इंतजामात होते हैं। विमान से उतरते ही जो बाइडेन जो है वो बीस्ट कार में सवार होते हैं। ये जो बीस्ट कार है ये बहुत खास होती है। दरअसल लिमोजिन कार जो है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, और उसके बाद बदलावों के साथ ये कार तैयार होकर बीस्ट बनती है। केमिकल न्यूक्लियर अटैक भी इस बीस्ट पर बेअसर होता है। अगर हम इस कार के दरवाजों की बात करें तो 8 इंच मोटे दरवाजे जो हैं वो इस कार में होते हैं। पैनिक बटन इसमें होता है, और अलग से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है कि अगर किसी वजह से अगर ज़्यादा वक्त तक कार में रहना पड़े, इस बीच में रहना पड़े, तो ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कमी ना आए। इसके अलावा कार में राष्ट्रपति की मैचिंग का ब्लड ग्रुप भी होता है, उसकी अवेलेबिलिटी बना के रखी जाती है। सैटेलाइट फ़ोन होता है किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए। साथ ही हर वक्त पेंटागन से कनेक्ट रहता है वो जो सैटेलाइट फ़ोन रहता है, ताकि हर वक्त की हर पल की सूचना वहाँ पर दी जा सके। साथ ही इस बीस्ट कार में टायरों में स्पेशल स्टील रिम्स होते हैं, पंचर नहीं हो सकती है किसी भी तरह से ये कार। फ्यूल टैंक में स्पेशल फोम होता है। इसके अलावा काफिले में 50 सुरक्षा गाड़ियां होती हैं। अगर सुरक्षा की बात की जाए अमेरिकी राष्ट्रपति की, तो यहाँ पर अमेरिका की जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI, वो होगी, और साथ ही फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस जो है, जो कि CIA होती है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, वो भी कमांडो की तैनाती रहेगी। CIA और FBI के कमांडो बाइडेन की सुरक्षा में तैनात रहने वाले हैं। तो जिस होटल में वो जा रहे हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। दिल्ली में ITC मौर्य में रुकने जा रहे हैं जो बाइडेन। होटल के 14वें फ्लोर पर बाइडेन का स्वीट होगा। बहुत बड़ा स्वीट ये होगा, 4600 स्क्वायर फुट का बताया जाता है। इसका किराया 8 से 10 लाख रुपए तक का है। स्वीट तक जाने के लिए स्पेशल लिफ्ट भी जो बाइडेन के लिए बनवाई गई है होटल के द्वारा। एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्शन से पहले पूरे होटल की जांच की जाएगी, उसके बाद ही जो बाइडेन उस होटल में दाखिल होंगे। डॉग स्क्वाड के साथ स्पेशल उपकरण भी तैनात किए जाएंगे। हर फ्लोर पर सीक्रेट सर्विस कमांडो जो है वो तैनात रहेंगे बाइडेन की सुरक्षा के लिए। होटल के 400 कमरे बाइडेन की टीम के लिए बुक
किए गए। तो इतने बड़े लाव लश्कर के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो आ रहे हैं और उसके बाद भारत और अमेरिका की जो बातचीत होगी वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। कुछ अहम सौदे भी माना जा रहा है कि इस बातचीत में हो सकते हैं, उसको लेकर जो जानकारी आ रही है कि क्या मुद्दे रह सकते हैं, तो वो अगर उस बारे में जानकारी दें तो लड़ाकू विमान इंजन सौदा जो है उस पर मुहर लग सकती है दोनों देशों की द्विपक्षीय बातचीत में। इसके अलावा भारत में 6 छोटे परमाणु रिएक्टर स्थापित करने पर भी समझौता हो सकता है। इसके अलावा यूएस में जो भारतीय छात्र हैं उनके लिए विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम जो है उसका ऐलान होने की भी संभावना यहाँ पर जो बाइडेन के दौरे के दौरान जताई जा रही है। साथ ही यूएस में जो काम कर रहे भारतीय हैं, H1B वीज़ा जो है उसको लेकर जो बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं उसको लेकर माना जा रहा है कोई बड़ा ऐलान हो सकता है जिस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। और बेंगलुरु अहमदाबाद में नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास जो है उनकी स्थापना भी को लेकर भी ऐलान हो सकता है। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। जो बाइडेन का पहला भारतीय दौरा है राष्ट्रपति बनने के बाद, देखते हैं क्या कुछ इस बातचीत के बाद निकल कर आता है। और अगर हम बात करें कि राजधानी की सुरक्षा किस तरह से चल रही है, तो हम लगातार अपने चैनल पर आपको दिखा रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है, लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है। दिल्ली का राजघाट इलाका जो है उस पर दिल्ली पुलिस के जवान, आपको एक अलग तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली है। जो ट्रैफिक पुलिस के जवान जो हैं वो ट्रैक्टर पर सवार होकर पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए हैं। ये राजघाट के इलाके के पास की तस्वीरें हैं। तो इस तरह से भी दिल्ली के कोने कोने पर नजर जो है वो रखी जा रही है। तो G20 के तहत दिल्ली में करीब 3000 सुपर लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो मंगवाई गई हैं। सुपर लग्जरी गाड़ियां अब रवाना हो रही हैं। दिल्ली पुलिस एक दिन पहले से ही इन गाड़ियों को अपनी निगरानी में रख रही है। सुपर लग्जरी गाड़ियां कहां से मंगवाई गई हैं और इनके ड्राइवर को क्या ट्रेनिंग दी गई है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। G20 में आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए अब तैयारियां बिल्कुल अंतिम क्षणों में पहुंच चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त एक सुपर लग्जरी गाड़ियों की जो श्रृंखला है, कतार है, उसके साथ में खड़ा हूं। और ये जो सुपर लग्जरी गाड़ियां हैं ये तमाम सारे जो G20 में शिरकत करने वाले मेहमान हैं उनके लिए अब ये रवाना हो रही हैं, यानी जा रही हैं। और दिल्ली में चूँकि 40 देशों से ज़्यादा जो VVIPs हैं, जो हेड ऑफ स्टेट हैं, वो दिल्ली में आ रहे हैं, तो इसके वजह से जो सुपर लग्जरी गाड़ियों की जो डिमांड है वो भी काफ़ी बड़ी है। और यही वजह है कि तमाम सारी जो ट्रैवल कंपनियां हैं उन्होंने आसपास के राज्य ही नहीं बल्कि दूसरे देशों तक से गाड़ियां मंगवाई हैं। मैं इस वक्त महिपालपुर में मौजूद हूं और मेरे साथ में कराची ट्रैवल कंपनी के जो MD हैं गुरदेव आलूवालिया सर, वो मौजूद हैं। गुरदेव जी, ये बताइए कि तमाम सारी गाड़ियां जो है, वैसे तो सुपर लग्जरी गाड़ियां आपके पास हैं ही हैं, लेकिन G20 के तहत क्या कुछ गाड़ियां बाहर से भी आप लोगों ने मंगवाई हैं या उसके लिए क्या खास तैयारियां की हैं आपने? 25 टोयोटा कम्यूटर मंगाई है बाहर से। अच्छा। नेपाल से आई है स्पेशली। ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी ये नहीं है स्पेसिफिक, बट इसी तरीके की गाड़ी है। इसी तरीके की गाड़ी है। अच्छा। तो 25 मंगाई है वो, क्योंकि इंडिया में हर तरफ से मंगा ली थी, चेन्नई, पौंडीचेरी, अपना कोची, तो उसके बाद और की रिक्वायरमेंट थी। हाँ। तो वी हैड टू गेट इट फ्रॉम नेपाल। तो उसमें परमिट बनवाना पड़ा था 3 महीने का, एम्बेसी के थ्रू परमिशंस लेके। अच्छा। इट्स क्वाइट अ प्रोसीजर, बट हो गया था इवेंचुअली। तो यानी आप रेगुलर एम्बेसी के थ्रू जो है वो टच में थे, मिनिस्ट्री के भी टच में आप रहे होंगे, तभी आप दूसरे देशों से मंगवा पाए गाड़ियाँ। हाँ जी सर, नहीं, और इतने कम समय में तैयारी पूरी कर पाए। हाँ जी, ये प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू द लॉ, बट किसी को ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। अच्छा। देन वी हैड टू गो थ्रू, अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, वेंट टू द इंडियन एम्बेसी इन काठमांडू, approached them, they told us the way forward. अच्छा। We did the formalities and then eventually we were able to bring the car. अच्छा, आपके लोग भी काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, कुछ खास दिशा निर्देश दिया है कि भाई अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करना है या कैसे बातचीत करनी है? हमारा में बस when they greeting the customer तो नमस्ते करने का ही रहता है। अच्छा। बट बिसाइड्स दैट गाड़ी के टेम्परेचर ऑफ द व्हीकल इंश्योर करने का, इंश्योरिंग की गाड़ी में ठंडा पानी पड़ा है, फ्रेग्रेंस्ड है। अच्छा। तो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे इंश्योर। तो ये आप देख सकते हैं कि गुरदेव आलूवालिया जी थे जो कि ये बता रहे थे कि किस तरीके की तैयारियां की है। लेकिन अब एक खास तैयारी भी हुई है और वो तैयारी ये है कि जो ये सुपर लग्जरी गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं उनको भी खास तरीके से ट्रेंड किया गया है और
जो ड्राइवर हैं उनको भी कुछ खास तरीके की हिदायत दी गई है। और ये आम ड्राइवर नहीं आप इनको कह सकते हैं। ये आप देखिए सुरेश जी हैं, और सुरेश जी काफ़ी सालों से गाड़ियां चला रहे हैं। शायद इनकी ज़िंदगी में भी ये पहला मौका है जब इतना बड़ा G20 का इवेंट हो रहा है और ये उसमें हिस्सा बन रहे हैं। सुरेश जी, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो एंड हाउ विल कम्युनिकेट आवर कल्चर टू फॉरेनर्स? So I don't remember how many international domestic language I can speak. I can speak most of the language, Indian and international. अच्छा, Yes sir. कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं? इंटरनेशनल में जापानीज मेरे को बहुत अच्छी आती है। जरा दो चार चीज़ें बताइए जापानीज़ में। हाँ, मिलेंगे तो उनको नमस्ते करेंगे, ओहायो गोजाइमास, दोमो 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 आरिगातो शिमासे। ये मिलने के टाइम से नमस्ते की जाती है, हेलो हाय किया जाता है। धन्यवाद में आरिगातो गोजाइमास, शुक्रिया, दैट्स इट। और कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं आप? स्पेनिश। स्पेनिश में कुछ अभिवादन करके? हाँ, सुबह की जो उनके गुड मॉर्निंग है उसको होते हैं बुenos días, cómo esté, आप कैसे हैं, नमस्ते, क्या हाल चाल है आपका। तो ये आप देखिए काफ़ी सारी इसी के वजह से जो तैयारियां हैं वो जो ऑनर हैं उनसे लेकर ड्राइवर तक ने की है, ताकि G20 में जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और जो भारत की संस्कृति है वो भी वो समझ सकें। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में एक डिजिटल जोन बनाया गया है। इस जोन में भारत के डिजिटल उपलब्धियों का जिक्र है। यहाँ साइकिल चलाइए और भारत की डिजिटल क्रांति की जानकारी पाइए। और इसके साथ साथ आस्क गीता नाम से एक डिवाइस भी है जो आपके सवालों का जवाब गीता के उद्धरण के आधार पर देता है। 2 दिनों के G20 सम्मेलन में भारत की डिजिटल प्रगति का ये कोना आधुनिक भारत के साथ साथ आध्यात्मिक भारत से भी परिचित करवाएगा। यहाँ इंटरैक्टिव डिस्प्ले, इमर्सिव जोन और अन्य कुछ माध्यमों से सभी उम्र के लोग आधार, डिजिलॉकर। तो G20 के लिए जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं उसका एक पहलू ये भी है कि जो पशु हैं उनके साथ अमानवीयता की कई तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली के कई इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाया गया है और इन स्ट्रीट डॉग्स को अलग अलग सेंटर्स में रखा गया है, लेकिन पशु प्रेमी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुत्तों को जिस अमानवीय तरीके से पकड़ा गया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि कई कुत्ते बुजुर्ग हैं, छोड़े जाने पर वो वापस अपनी जगह पर नहीं लौट पाएंगे। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर क्या कहते हैं पशु प्रेमी, देखिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। G20 के तहत जो स्ट्रीट डॉग्स हैं और जो मवेशी हैं उनको भी सड़कों से हटाया जा रहा है और तमाम सारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको अलग अलग जगहों से लाकर इस तरीके का जो शेल्टर होम बना हुआ है उसमें रखा जा रहा है। अब इस शेल्टर होम में 12 तारीख तक कई सारे इलाकों के स्ट्रीट डॉग, खास तौर पर जो लुटियन जोन के स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको पकड़ने का काम तेजी के साथ में चल रहा है और उनको इस तरीके से डॉग स्टरलाइजेशन सेंटर जो बने हुए हैं उसमें रखा जा रहा है। अब दिक्कत ये है कि जो डॉग लवर हैं, यानी जो फीडर हैं, जो इस तरीके के स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं, अलग अलग इलाकों में उनकी देखभाल करते हैं, वो लोग तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं और उनकी कई सारी चिंताएं भी हैं। चिंताएं इस तरीके के सेंटर को लेकर किए हैं कि जब स्ट्रीट डॉग पकड़ा जाता है तो उनको अच्छे से रखा नहीं जाता है और जो पकड़ने का तरीका है वो उनके मुताबिक, इनके मुताबिक वो गलत है। अच्छे तरीके से पकड़ना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि डॉग लवर हैं, साहिल हैं और मैडम गुंजन हैं जो कि स्ट्रीट डॉग्स को फीड करवाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। मैडम, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या आप लोगों का कहना है, क्या भाई अभी G20 चल रहा है, स्ट्रीट डॉग्स को सड़कों से हटाना भी ज़रूरी है क्योंकि VVIPs मूवमेंट होगा उसमें कहीं बीच में अगर आ गए तो अभी तो फ़िलहाल उनको हटाना ही पड़ेगा ना? सर, VIP मूवमेंट जहाँ पे उनके होटल्स हैं, उनके दरवाजे हैं या कुछ इस तरीके की खास जगह हैं, वहाँ से अगर कुछ डॉग्स को फीडर्स के हाथ
उनको हटवाया जाता नेट्स के साथ पोलाइटली कुछ दिनों के लिए, और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से मुहिम चलाई जाती। इसमें सब फीडर साथ में होते। इनफैक्ट एक पूरी की पूरी MCD में मीटिंग हुई थी जब इन्होंने सर्कुलर जारी किया गया था, तो सारे सीनियर वॉलंटियर्स वहाँ गए थे। उन्होंने कहा हम आपका साथ देंगे, आप हमें लूप में रखिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विजिट टाइमिंग्स 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, नो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड इनसाइड द सेंटर। यानी 2 बजे से लेकर 4 बजे तक तो आप जा सकते हैं ना, अंदर देख सकते हैं। हम जा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम खाना नहीं खिला सकते। हम पानी के अंदर पानी के बर्तन में पानी नहीं डाल सकते। अच्छा, हम लोगों ने एक तरह से इसी टाइम पे जाके ही चेक किया था डॉग्स को। सर एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, इजाजत दीजिए प्लीज। वीडियोग्राफी और जो भी फोटोग्राफी है आप OT रूम के अंदर बंद कर दीजिए, हम समझ सकते हैं बिकॉज वहाँ पे मेडिकल काम हो रहा है। अगर आपको कोई छुपाने की चीज़ नहीं है, जहाँ पे जानवर हैं, वॉलंटियर्स आ रहे हैं, व्हाई वुड यू पुट सच अ नोटिस इवन इफ MCD है, व्हाई ट्रांसपेरेंसी हमें चाहिए नो। निश्चित तौर पर जो स्ट्रीट डॉग्स को हटाने का एक तरीका है, जो रखने का एक तरीका है, उसको लेकर तमाम सारे जो डॉग लवर हैं उनके बीच संदेह है। उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके की मुहिम को चलाया जाना जरूरी था तो उनको साथ लेकर ये मुहिम करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन फ़िलहाल पहली प्राथमिकता सरकार की ये है कि किसी भी तरीके से G20 जो बैठक हो रही है उसमें जो मूवमेंट रहें वो कुत्ते या बंदर या फिर आवारा पशुओं के चलते वो बाधित ना हो। इसी के चलते ख़ास तौर पर लुटियन जोन में इस तरीके का जो अभियान है वो चलाया गया है। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए और संविधान में दिए गए आरक्षण का संघ समर्थन करता है। मोहन भागवत नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि आरक्षण केवल वित्तीय या राजनीतिक समानता सुनिश्चित करने के लिए नहीं बल्कि सम्मान देने के लिए भी है। भेदभाव झेलने वाले समाज के कुछ वर्गों ने 2000 साल तक परेशानियां उठाई है, तो क्यों ना हम यानी जिन्होंने भेदभाव नहीं झेला वो 200 साल तक कुछ दिक्कतें उठा सकते हैं। और जब तक हम उन्हें समानता नहीं दे देते तब तक कुछ विशेष उपचार तो होना ही चाहिए और आरक्षण उनमें से एक है। सुनवाते हैं आपको मोहन भागवत का बयान। हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की, और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चलाई है। धीरे धीरे उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। तो देश में 2 दिनों से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कुछ जगहों पर कल मनाई गई है और कुछ जगहों पर आज जन्माष्टमी की धूम और जश्न देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पर दही हांडी की धूम रहती है। मुंबई में सुबह से ही गोविंदाओं की टोली जो है वो जुटना शुरू हो गई। दही हांडी उत्सव में इस बार राजनीतिक पार्टियां जो है उनमें भी एक होड़ सी नजर आ रही है। मुंबई से लेकर ठाणे और मीरा रोड में 5000 से लेकर 51 लाख रुपए तक का इनाम रखा गया है। तो कहीं कहीं पर महिला गोविंदाओं की टोली भी है और पुरुष गोविंदा भी है और यहाँ पर दही हांडी का जश्न देखने को मिल रहा है। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर पर पहुंची है हमारी सहयोगी मानसी सिंह। वहां पर जन्माष्टमी की किस तरह की तैयारियां, किस तरह की का जश्न चल रहा है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। मैं इस समय इस्कॉन द्वारका में मौजूद हूँ और यहाँ पर अडानी फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल की गई है उन युवाओं के लिए जो किन्हीं कारणों की वजह से नशे की तरफ बढ़े हैं। उनके लिए यहाँ पर एक रिहैब सेंटर खोला गया है। मैं आपको अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे काउंसलिंग हेल्प डेस्क है। काउंसलिंग हेल्प डेस्क के थ्रू जो है उन युवाओं को मदद की जाती है, उन युवाओं को मदद मिलती है जो मेंटली किसी चीज़ से परेशान है, स्ट्रेस्ड है, एंजाइटी इश्यूज़ उन्हें है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री गौर प्रभु जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्कॉन द्वारका के। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किस तरीके से जो अडानी फाउंडेशन है उन्होंने यहाँ पर किस तरीके से वो मदद कर रहे हैं? तो हम लोग इस्कॉन द्वारका की तरफ से काफ़ी चीज़ें हेल्प करते हैं सोसाइटी को. वी ट्राई टू गिव बैक टू सोसाइटी एंड द मेन थिंग जो हम लोग सोसाइटी को वापस देते हैं वो ये है कि उनको शांति मिले, उनको सुख की अनुभूति हो और वो अपना जीवन में कुछ कंटेंट फील कर सकें. आजकल हम देख रहे हैं जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा भटक चुका है. उनको काफ़ी चीज़ों की गलत आदतें हैं, ड्रग्स की, गैजेट्स की. तो हम लोगों को काफ़ी बिजनेसमैन जैसे अडानी जी हैं और भी बिज़नेस हाउसेस हैं, काफ़ी हम लोगों को मदद करते हैं. प्राइमरीली जो अडानी फाउंडेशन है वो हम लोगों को बहुत मदद करती है, केवल काउंसलिंग सपोर्ट, यूथ की काउंसलिंग सपोर्ट में ही नहीं बल्कि फूड फॉर लाइफ में, जिसमें हम बहुत गरीब लोगों को खाना खिला चुके हैं. अभी तक इस्कॉन द्वारका 5 करोड़ गरीबों को खाना खिला चुके हैं, ज़रूरतमंदों को खाना खिला चुके हैं. और हमने कोरोना के समय उनकी मदद से रोज़ 5 लाख लोगों को खाना खिलाया और आज की तारीख में भी हम रोज़ 25,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं. यूथ की जब हम बात कर रहे हैं उनके डी एडिक्शन के लिए, तो अभी तक हमने कम से कम 25,000 यूथ को सपोर्ट किया है. और उन यूथ को सपोर्ट करने का क्या मतलब है कि उनको हमने जो उनकी गलत आदतें हैं उनसे उनको बाहर निकाला है और एक पॉजिटिव लाइफ उनको दिखाई है. तो सर, यूथ की अगर हम बात करें तो पूरे देश भर से यहाँ पर युवा काउंसलिंग के लिए पहुँचते हैं? हाँ, पूरे. तो इस्कॉन द्वारका की ये खास बात है कि इट इज़ केवल फिज़िकल नहीं है ये, बल्कि हम इसको ऑनलाइन भी, वर्चुअली भी, प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम लोग काउंसलिंग करते हैं. तो पूरे इंडिया से नहीं, पूरे वर्ल्ड से हम लोग सपोर्ट करते हैं. तो लगभग अभी इस फाउंडेशन की मदद से कितने युवाओं की जो है ज़िंदगी जो है सुधरी है और कितने सारे युवा जो हैं अभी फ़िलहाल आपके साथ जुड़े हुए हैं? तो हमारी ये जो काउंसलिंग टीम है इसमें काफ़ी स्पेशलिस्ट हैं. इसमें डॉक्टर्स भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं और इसमें हमने, जैसे मैंने बताया कि हमने ऑलरेडी करीब 25,000 लोगों को इससे हमने हेल्प करी है. और इसमें प्राइमरीली दे आर यूथ और इसमें ऐसे लोग हैं जो मेंटली डिस्ट्रेस थे, एंग्जाइटी में थे. दे आर मेनी केसेस जो सुसाइडल टेंडेंसी के थे, दे वर जस्ट अबाउट टू कमिट सुसाइड. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए. तो ये काफ़ी अच्छी पहल है उन युवाओं के लिए जो किन्हीं कारणों की वजह से नशे की तरफ बढ़ गए. उनकी ज़िंदगी को किस तरह से इस्कॉन में उनकी ज़िंदगी संवारी जा रही है, उनको मदद मिल रही है और किस तरीके से वो अपना जीवन आगे बिता सकते हैं. यहाँ पर भी इस्कॉन में इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है. दिल्ली से अपने सहयोगी करण पात्रा के साथ मानसी जोशी, NDTV इंडिया. और अब शाहरुख खान की फिल्म जवान की बात करते हैं. तो अब इंतजार जो है वो लोगों का खत्म हो चुका है और फिल्म जवान का क्रेज इतना नजर आ रहा है कि मुंबई की गेटी गैलेक्सी के इतिहास में पहली बार सुबह 6 बजे का शो रखा गया और वो शो हाउसफुल गया. और वहां पर फैंस जो हैं शाहरुख खान के वो ढोल और नगाड़ों के साथ सुबह 6 बजे का शो देखने पहुंचे. तो एडवांस बुकिंग में ही शाहरुख खान की फिल्म जवान ने 52 करोड़ का कारोबार किया. शाहरुख खान ने भी ट्वीट कर फैंस का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि समय निकालकर सभी फैन क्लब का शुक्रिया अदा करना होगा. तो कैसी है फिल्म, हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया ने देखी है. वो फिल्म पर क्या कुछ कह रहे हैं वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं. गेटी गैलेक्सी सिनेमा हॉल है जहां मैं खड़ा हूं. यहाँ का माहौल देख के अभी आप ये मत समझिएगा कि पब्लिक नहीं है. जितनी पब्लिक थी वो सब अंदर जा चुकी है. और इस सिनेमा हॉल में जो पहला शो था वो 6 बजे का था, उसके बाद दूसरा 11:30 का था और तीसरा 12 बजे का. और खास बात यह है कि बारिश हो रही है मुंबई में, बावजूद उसके लोग छाता लेके लाइन लगा के खड़े हुए थे और लोग अंदर जा रहे थे. गेटी गैलेक्सी एक ऐसी जगह मानी जाती है जिसको सिनेमा, हिंदी सिनेमा का या मैं कहूं मुंबई में सिनेमा का मापदंड माना जाता है इस सिनेमा हॉल को, कि अगर यहाँ पर भीड़ है तो फिल्म चल रही है. गदर भी जब यहाँ रिलीज हुई थी तो लोगों की भीड़, अनिल शर्मा और सारे एक्टर्स, मधुर भंडारकर वगैरह सब यहाँ देखने आए थे. जनरली फिल्म स्टार्स यहाँ आते हैं ये देखने के लिए कि अंदर कैसा माहौल है, कैसा रिएक्शन है दर्शकों का, कैसी प्रतिक्रिया है. तो अभी लोग अंदर है. लेकिन अगर मैं बात करूं जवान की तो खाली गेटी गैलेक्सी नहीं, मैं फिल्म देख के आ रहा हूं अभी PVR जो इसमें BKC में है और उसमें करीब 70% की ऑक्यूपेंसी थी. इतने दर्शक सुबह 7 बजे के शो में थे. 6 बजे के बाद दूसरा शो 7 बजे था उधर. तो एडवांस बुकिंग की फिल्म की इतनी हो चुकी थी कि
करीब 5,57,000 टिकट्स बिक चुके थे जवान के, और जो पठान थी उसके 5,56,000 टिकट बिके थे। ये जो फिल्म है कुल मिला के दुनिया भर में 10,000 सिनेमा हॉल्स पर रिलीज हो रही है, स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है, और 10,000 का मतलब ये है कि 5,500 स्क्रीन्स उसको हिंदुस्तान में मिले हैं और 4,500 स्क्रीन्स आउट ऑफ इंडिया विदेश में हैं। और जो फिल्म कारोबार विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि फिल्म करीब 60 करोड़ के आसपास, थोड़ा पीछे हो सकती है, थोड़ा आगे हो सकती है, उतना ये कारोबार पहले दिन, ये जो मैं आंकड़े भी आपको टिकट बुकिंग के बता रहा हूं वो पहले दिन के हैं, वीकेंड के नहीं है। वीकेंड के हम मानेंगे तो और बहुत ज्यादा होगा। तो पहले दिन की जो ओपनिंग मानी जा रही है वो 60 से 70 के बीच कहीं पे हो सकती है। और अब मैं बात करूंगा फिल्म के बारे में, फिल्म कैसी मुझे लगी, कि मैं फिल्म देख के आया हूं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो फिल्म है वो एक्शन सीन्स फिल्म है, एक्शन फिल्म में आपको ट्रेलर देखकर ही लगता है। और एक पुरानी फिल्म थी आखिरी रास्ता अमिताभ बच्चन की, जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको वो फिल्म याद आएगी। ये फिल्म ट्रेलर देख के आपको जरूर लगेगा कि एक्शन है, लेकिन फिल्म में कुछ संदेश भी है, और वो सबसे बड़ा संदेश ये है कि आप जो वोट करें तो वो देख के वोट करें कि आप किसको वोट कर रहे हैं। और फिल्म में बहुत सारे और भी मसले हैं, मुद्दे हैं जिनको उठाया गया है, जैसे कि जो किसानों के आत्महत्या का मुद्दा है, या फिर अस्पतालों की बदहाली है, और जो आर्म्स होते हैं फोर्सेस के पास, जवानों के पास जो हथियार होते हैं वो किस तरह के उनमें गड़बड़ी अगर हो जाए तो प्रॉब्लम होती है, उस तरह की भी बातें हैं। तो कुल मिला के ये इस तरह के संदेश देती है। शाहरुख के फैंस के लिए ये फिल्म बहुत अच्छी है, जो शाहरुख के फैंस है वो एंजॉय कर रहे हैं। और मैं कहूंगा कि मुझे फिल्म पठान से ज्यादा बेटर नहीं लगी, बट हाँ फिल्म लो आप जाके देख सकते हैं।